राय भी ली गई थी पहले। ठीक है, तो ये तो हुई लिस्टिंग की बात। अब आते हैं विदेशी निवेशकों पर। उनको लुभाने के लिए भी कुछ खास है? आजकल वो IFSC गिफ्ट सिटी की भी बड़ी चर्चा रहती है। हाँ, विदेशी निवेशकों खासकर FPIs यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए भी नियमों को सरल बनाने पर काफी जोर दिख रहा है। जैसे जैसे अब अगर IFSC में कोई रिटेल स्कीम है जिसके स्पॉन्सर या मैनेजर भारतीय हैं, तो वो भी FPI के तौर पर रजिस्टर हो पाएगी। और एक और चीज, भारतीय म्यूचुअल फंड्स को विदेश में कुछ खास फंड्स में निवेश करने की इजाजत देने की प्रक्रिया पर काम चल रहा था। मतलब वो विदेशी फंड्स जिनका भारत में एक्सपोजर है। हाँ। तो अब ऐसे विदेशी फंड्स खुद FPI के तौर पर रजिस्टर हो सकेंगे और भारतीय म्यूचुअल फंड्स को अपने निवेशक बना सकेंगे। ये तो दिलचस्प है। और एक नई पहल का भी जिक्र है प्रेस रिलीज में, स्वागत FIA फ्रेमवर्क। ये नाम सुनने में ही काफी बड़ा लग रहा है। सिंगल विंडो ऑटोमेटिक एंड जनरलाइज्ड एक्सेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर्स। इसका क्या मतलब है? हाँ, ये वाकई एक महत्वाकांक्षी पहल है। स्वागत FI, इसका मकसद है कि कुछ खास तरह के कम जोखिम वाले विदेशी निवेशक है ना, जैसे कौन? जैसे सरकारी एजेंसियां हो गईं, सॉवरेन वेल्थ फंड्स, बड़े पेंशन फंड्स, बीमा कंपनियां या फिर रेगुलेटेड म्यूचुअल फंड्स जो विदेशों में हैं। इन्हें सेबी ट्रस्टेड यानी भरोसेमंद निवेशक मान रहा है। अच्छा, ट्रस्टेड। तो इन ट्रस्टेड निवेशकों के लिए भारत में पैसा लगाना, निवेश करना एकदम आसान और कह लीजिए इंटीग्रेटेड बनाना है। तो इन भरोसेमंद निवेशकों के लिए क्या अलग होगा? क्या खास रियायतें मिलेंगी इन्हें? देखिए, रियायतें काफ़ी हैं। एक मिसाल देता हूं। अगर ये FPI के तौर पर रजिस्टर होते हैं तो उन्हें फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर यानी FVCI का लाइसेंस लगभग अपने आप मिल जाएगा, ज़्यादा कागजात नहीं लगेंगे। ओह। और FVCI के लिए एक शर्त होती है कि कम से कम 66% पैसा अनलिस्टेड कंपनियों में लगाना होता है। इंटरेस्टेड निवेशकों को उससे भी छूट मिल जाएगी। ये तो बड़ी बात है। और इनका रजिस्ट्रेशन और KYC रिव्यू जो अभी हर 3 साल में होता है, वो अब सीधे 10 साल के ब्लॉक के लिए होगा। फीस भी बस एक बार लगेगी। 10 साल तो काफी सहूलियत हो जाएगी। और FPIs में NRI या OCI कितना पैसा लगा सकते हैं, उसकी भी कुछ सीमाएं होती हैं। इंटरेस्टेड निवेशकों को उससे भी छूट मिलेगी। और शायद सबसे काम की बात यह है कि अलग-अलग तरह की सिक्योरिटीज, चाहे FPI के तौर पर खरीदें या FVCI के तौर पर खरीदें, सब एक ही डीमैट अकाउंट से मैनेज कर पाएंगे। बस टैगिंग ठीक से करनी होगी। तो ये तो सच में सिंगल विंडो और ऑटोमेटिक एक्सेस जैसा लग रहा है। पूरी प्रक्रिया काफी आसान हो जाएगी इनके लिए। पर ये लागू कब तक होगा? प्रेस रिलीज कहती है कि इसमें करीब 6 महीने लग सकते हैं। जाहिर है, इसके लिए सिस्टम वगैरह बनाने पड़ेंगे। ठीक है। और हाँ, इसी के साथ विदेशी निवेशकों की मदद के लिए एक नई वेबसाइट भी लॉन्च की है, इंडिया मार्केट एक्सेस। indiamarketaccess.in। हाँ, www.indiamarketaccess.in। यहाँ उन्हें भारत में निवेश से जुड़ी सारी जानकारी, नियम, टैक्स, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, सब कुछ एक ही जगह मिल जाएगा। ये एक्सचेंजों और डिपॉजिटरीज ने मिलकर बनाया है, सेबी के मार्गदर्शन में। बढ़िया। तो कुल मिलाकर देखें तो विदेशी पूंजी और बड़ी लिस्टिंग, इनको आकर्षित करने पर तो पूरा फोकस दिख रहा है। अब आते हैं दूसरे पहलू पर, जो आपने कहा था कंपनियों और मध्यस्थों के लिए नियम आसान करना, यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। यहाँ क्या मुख्य बातें हैं? यहाँ भी कई अहम बदलाव हैं। एक बड़ा बदलाव है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन यानी RPT को लेकर। हाँ, RPT। ये तो हमेशा से थोड़ा पेचीदा मामला रहा है कंपनियों के लिए। शिकायतें आती थीं कि नियम बड़े उलझे हुए हैं। बिल्कुल। तो अब इसमें कुछ सरलीकरण किया गया है। जैसे ये तय करने के लिए कि कौन सा RPT मटेरियल है, मतलब इतना बड़ा कि उसके लिए शेयरधारकों की मंजूरी लेनी पड़े। हाँ। उसके लिए अब कंपनी के साइज के हिसाब से, मतलब उसके सालाना टर्नओवर के आधार पर अलग-अलग थ्रेशोल्ड या सीमाएं होंगी। अच्छा, स्केल बेस्ड। हाँ, छोटी कंपनी के लिए अलग सीमा, बड़ी के लिए अलग, ताकि हर किसी पर एक ही नियम लागू ना हो। ये तो ठीक लग रहा है। और जो सब्सिडियरी कंपनियां होती हैं, उनके RPT के लिए लिस्टेड पेरेंट कंपनी की ऑडिट कमेटी से कब अप्रूवल लेना है, उसको लेकर भी नियम थोड़े साफ किए गए हैं। और जो बहुत छोटे-मोटे RPT होते हैं, उनके बारे में जानकारी देने की जरूरतें भी कम की गई हैं। तो कोशिश यही है कि कंप्लायंस का बोझ घटे पर पारदर्शिता भी बनी रहे। हाँ, बिल्कुल। और इसी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक और बदलाव है एंकर निवेशकों के नियमों में, जो IPO से जुड़ा है। एंकर निवेशक, हाँ बताइए। शो का पहले क्या था कि IPO के एंकर हिस्से में कोटा सिर्फ घरेलू म्यूचुअल फंड्स के लिए रिजर्व्ड था। हाँ। अब इसमें बदलाव किया गया है। अब IRDAI से रजिस्टर्ड जीवन बीमा कंपनियां जैसे LIC
और PFRDA से रजिस्टर्ड पेंशन फंड्स, इनको भी इस आरक्षित कैटेगरी में शामिल कर लिया गया है। अरे वाह, ये तो दिलचस्प है। यानी LIC और बड़े पेंशन फंड्स भी अब एंकर निवेशक के तौर पर ज्यादा आसानी से आ पाएंगे। हाँ बिल्कुल। और इतना ही नहीं, एंकर हिस्से का कुल साइज भी बढ़ाया गया है। पहले ये इशू का 1/3 यानी करीब 33% होता था। अब इसे बढ़ाकर 40% तक किया जा सकता है। ओह, 40%? हाँ, इसमें से 1/3 हिस्सा म्यूचुअल फंड्स के लिए आरक्षित रहेगा और बाकी का हिस्सा इन LIC और पेंशन फंड्स के लिए होगा। अगर वो हिस्सा पूरा नहीं भरता तो वो भी म्यूचुअल फंड्स को मिल जाएगा। तो इससे एंकर बुक और ज्यादा मजबूत और विविध बन सकती है। उम्मीद तो यही है। और साथ ही कुछ नियम ऐसे भी बदले हैं जिससे बड़े विदेशी फंड्स के लिए भी एंकर निवेशक बनना थोड़ा आसान हो जाए। ठीक है। और जो बाजार के मध्यस्थ हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर IA या रिसर्च एनालिस्ट RA, उनके लिए भी कुछ राहत की बात है। हाँ, उनके लिए भी कंप्लायंस थोड़ा आसान किया गया है। जैसे अब वो अपने पिछले प्रदर्शन का, परफॉर्मेंस का सर्टिफाइड डेटा क्लाइंट्स को दिखा सकेंगे, कुछ शर्तों के साथ बेशक। अगर किसी क्लाइंट ने पहले किसी और से सलाह ली हुई है तो उस पर वो अब सेकंड ओपिनियन दे सकते हैं। उनके लिए कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर अपनाना आसान किया गया है और रजिस्ट्रेशन के लिए जो क्वालिफिकेशन और डॉक्यूमेंट्स की जरूरतें थी, उनमें भी थोड़ी नरमी बरती गई है। अच्छा, तो ये हो गई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात। अब आते हैं तीसरे और आखिरी हिस्से पर, जो सीधे निवेशकों से जुड़ा है, खासकर म्यूचुअल फंड निवेशकों से। यहाँ क्या खास है? यहाँ भी कुछ ऐसे बदलाव हैं जिन पर ध्यान जाता है। पहला है RITs और इनविट्स के क्लासिफिकेशन को लेकर। RITs और इनविट्स, रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। हाँ, तो अब RITs को म्यूचुअल फंड निवेश के नजरिए से इक्विटी की तरह माना जाएगा, जबकि इनविट्स पहले की तरह हाइब्रिड ही रहेंगे। RITs को इक्विटी, इसका क्या मतलब हुआ निवेशकों के लिए, और ऐसा क्यों किया गया? इसके पीछे लॉजिक ये दिया गया है कि REITs ज्यादातर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं, उनमें ट्रेडिंग ज्यादा होती है, मतलब वो ज्यादा लिक्विड हैं, उनका बर्ताव इक्विटी जैसा है, और दुनिया भर में भी यही ट्रेंड है। अच्छा, और इनविट्स ज्यादातर प्राइवेट प्लेसमेंट से आते हैं, उनमें कैश फ्लो तो स्थिर होता है पर लिक्विडिटी कम होती है, तो उन्हें हाइब्रिड ही रखा गया है। तो इस बदलाव का असर क्या होगा? असर ये होगा कि अब अगर कोई म्यूचुअल फंड REITs में निवेश करता है तो वो उसकी इक्विटी में निवेश की लिमिट के अंदर गिना जाएगा। इससे शायद REITs इक्विटी इंडेक्स में शामिल होने के योग्य बन जाए। तो उनमें म्यूचुअल फंड्स का निवेश बढ़ सकता है? हाँ बिल्कुल। और एक और बात, पहले REITs और इनविट्स के लिए एक कंबाइंड लिमिट थी म्यूचुअल फंड निवेश की। अब REITs इक्विटी में चले गए तो वो पूरी लिमिट अब सिर्फ इनविट्स के लिए उपलब्ध हो जाएगी, तो शायद इनविट्स को भी इससे फायदा हो। ठीक है। और म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए एग्जिट लोड और डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन को लेकर भी कुछ बदलाव हुए, आपने बताया था। हाँ, 2 अहम बदलाव हैं यहाँ। पहला, मैक्सिमम एग्जिट लोड। ये वो चार्ज है जो निवेशक से लिया जा सकता है अगर वो जल्दी स्कीम से निकलता है, और ये पैसा वापस स्कीम में ही चला जाता है। हाँ। इसकी ऊपरी सीमा 5% थी, जिसे घटाकर अब 3% कर दिया गया है। 5% से 3%? हाँ, वैसे इंडस्ट्री में ये आमतौर पर 1-2% ही लगता है, तो ये नियम अब हकीकत के ज्यादा करीब आ गया है। और दूसरा बदलाव? वो B30 शहरों यानी टॉप 3 शहरों के बाहर से निवेश लाने पर डिस्ट्रीब्यूटरों को मिलने वाले इंसेंटिव को लेकर था। हाँ, और यहाँ एक बड़ा, कह सकते हैं, पॉलिसी शिफ्ट दिख रहा है। पहले ये इंसेंटिव B30 से आने वाले हर नए निवेश पर मिलता था, अब ऐसा नहीं होगा। तो अब क्या होगा? अब ये इंसेंटिव सिर्फ और सिर्फ नए व्यक्तिगत निवेशकों से मिले निवेश पर ही मिलेगा। नए मतलब जिनका पैन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में पहली बार रजिस्टर हो रहा है। ओह, यानी सचमुच नए निवेशक। बिल्कुल। और ये इंसेंटिव भी लिमिटेड होगा, या तो पहले लमसम निवेश पर या फिर पहले साल की SIP की किश्तों पर, कुल मिला के 1% तक, और इंडस्ट्री लेवल पर एक निवेशक से अधिकतम 2000 रुपए। तो इसका मकसद साफ है, डिस्ट्रीब्यूटर वाकई नए लोगों को इंडस्ट्री में लाएं, न कि बस मौजूदा निवेशकों का पैसा ही इधर उधर करते रहें। ऐसा ही समझे आप। फोकस अब नए निवेशक जोड़ने पर है। और इसी तर्ज पर महिला निवेशकों के लिए भी एक नई पहल है। ये तो बहुत ही खास लग रहा है। हाँ, ये शायद सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला कदम है इस पूरी प्रेस रिलीज में। अब नई महिला व्यक्तिगत निवेशकों को जोड़ने पर डिस्ट्रीब्यूटरों को अलग से अतिरिक्त कमीशन मिलेगा। नई महिला निवेशक मतलब वही जिनका पैन पहली बार इंडस्ट्री में आ रहा है? हाँ बिल्कुल, वही क्राइटेरिया। नया पैन, पहली बार निवेश, और वो महिला निवेशक हों। इंडस्ट्री लेवल पे ट्रैक होगा, और कमीशन का तरीका भी B30 इंसेंटिव जैसा ही होगा। पहले निवेश या पहले साल की SIP पर 1%, अधिकतम 2000 रुपए प्रति महिला निवेशक। ये तो सीधे सीधे महिला वित्तीय समावेशन यानी विमेन फाइनेंशियल इंक्लूजन को
बढ़ावा देने की कोशिश है। हाँ, लगता तो यही है। एक बहुत ही लक्षित प्रोत्साहन है ये। तो ये कदम साफ तौर पर डिस्ट्रीब्यूटरों को छोटे शहरों और खासकर महिला निवेशकों पर फोकस करने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। अच्छा, इनके अलावा कुछ और भी छोटे बड़े फैसले हैं शायद गवर्नेंस और प्रक्रिया से जुड़े हुए? हाँ, कुछ और बातें हैं, जल्दी से बता देता हूँ। जिन कंपनियों के सिर्फ बॉन्ड या डिबेंचर्स लिस्टेड हैं, वो अब शेयर होल्डर्स को एनुअल रिपोर्ट की हार्ड कॉपी भेजने के बजाय सिर्फ वेब लिंक भेज सकती हैं। अगर उनका ईमेल रजिस्टर्ड नहीं है, थोड़ी बचत होगी। रीट्स इनविट्स में स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर कौन बन सकता है, उसका दायरा थोड़ा बढ़ाया गया है। सेबी अपनी फिजिकल पहुंच बढ़ा रहा है। चंडीगढ़, जयपुर, लखनऊ, गुवाहाटी जैसे शहरों में नए लोकल ऑफिस खोलेगा। अच्छा, रीजनल प्रेजेंस। हाँ, ताकि निवेशकों और मध्यस्थों, खासकर छोटे शहरों के, उनसे बेहतर जुड़ाव हो सके। आरटीए यानी रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट्स के लिए एक नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आ रहा है। इसमें उनकी नेटवर्थ ज़रूरतें, उनके सिस्टम्स पर फोकस होगा। और आखिर में जो हमारे मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस हैं, स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस, MIS, हाँ MIS, उनके गवर्नेंस को और मजबूत किया जा रहा है। उनके बोर्ड में नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे। भूमिकाएं और साफ की गई हैं। लक्ष्य यही है कि ये संस्थान पहले पब्लिक इंटरेस्ट देखें, फिर अपना बिजनेस इंटरेस्ट। तो कुल मिलाकर देखें, आज के बैठक के फैसलों से एक तस्वीर तो उभर रही है। सेबी भारतीय बाजार को और बड़ा और गहरा बनाना चाहता है, विदेशी पैसा आकर्षित करना चाहता है, नियम सरल करना चाहता है और साथ ही निवेशकों के हितों का भी ध्यान रख रहा है, खासकर छोटे निवेशक और महिलाओं जैसे खास वर्गों का। ये एक तरह की बैलेंसिंग एक्ट जैसी कोशिश लग रही है। हाँ बिल्कुल, ये एक संतुलन साधने की कवायद है। अब देखना ये होगा कि ये सारे बदलाव जमीन पर कैसे उतरते हैं, इनका असर क्या होता है, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और निवेशक सुरक्षा, इन दोनों के बीच सही संतुलन बनाना हमेशा एक चुनौती रहती है। सही बात है। जब आप नियम ढीले करते हैं तो ये और भी जरूरी हो जाता है कि निगरानी और रिस्क मैनेजमेंट के तरीके मजबूत हो। बिल्कुल। चलिए, आज की इस काफी विस्तृत चर्चा के लिए धन्यवाद। उम्मीद है इससे हमारे श्रोताओं को सेबी के इन हालिया फैसलों के पीछे की सोच और उनके संभावित नतीजों को समझने में मदद मिली होगी। धन्यवाद। जाते जाते बस एक सवाल मन में घूम रहा है। जिस रफ्तार से नियमों को सरल और लचीला बनाया जा रहा है, जो कि अच्छी बात है, पर क्या हमें इस पर भी नजर रखनी चाहिए कि कहीं हम अनजाने में भविष्य की किसी नए किस्म के जोखिम की नींव तो नहीं डाल रहे हैं? इस पे जरूर सोचिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय की गहराइयों में उतरने के लिए। धन्यवाद।